Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? वेलकम बैक आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो आयोनिक सॉल्यूशंस के ऊपर है। मतलब जो हमारा आयोनिक सॉल्यूशन है उसकी हम कंडक्टिविटी को मेज़रमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो बच्चों टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो, उसका बेल आइकन दबाओ और वीडियो को शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव में आपको इस चैप्टर में हेल्प मिल सके। ठीक है, पिछले जो वीडियो के अंदर बच्चों मैंने आपको काफ़ी चीज़ सिखाई थी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, उसको हम मेज़र कैसे करते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है। ठीक है, फिर एक और मैंने चीज़ बताई थी कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, वो मैंने आपको सारी चीज़ वन बाय वन आपको क्लियर कराई थी। ठीक है, फिर हमारा मेटलिक क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस क्या होता है, ये सारी बातें मैंने आपको सॉल्व कराई थी। सुपर मेटालिक करंट क्या होता है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों मेज़रमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम कैसे लिखते थे बच्चों? कापा से लिखते थे। ठीक है, इन आयोनिक सॉल्यूशन। आपने बच्चों ये फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा आयोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, जब इसको निकालने के लिए फिजिक्स में जब हम करते थे बच्चों, उसकी कंडक्टिविटी को मेज़रमेंट करते थे तो बच्चों उसकी हम वैल्यू को मेज़र करके निकाल देते थे, उसकी कनेक्टिविटी को निकाल देते थे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ दो प्रकार की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जो प्रॉब्लम कैसी है बच्चों वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ हमारी दो प्रकार की प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारी वो है डायरेक्ट करंट, मतलब डीसी। एक्चुअली फिजिक्स में अपन क्या करते थे, जो इसका आयोनिक की कंडक्टिविटी है ना, आयोनिक को जब सॉल्यूशंस को कंडक्टिविटी करते थे तो इसके अंदर डायरेक्ट करंट को फ्लो किया जाता था। ठीक है, अगर डायरेक्ट करंट को फ्लो किया जाएगा बच्चों, ठीक है, तो आयोनिक की कंडक्टिविटी का उसका जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर उसके टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसके सॉल्वेंट में भी वेपोराइज हो जाएंगे। ठीक है, तो उसका कंसंट्रेशंस में कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। मतलब उसका कंसंट्रेशंस क्या होगा, चेंज आने लग जाएगा, किसमें? आयोनिक की कंडक्टिविटी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ बच्चों जो हमारा डीसी है ना, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशंस ऑफ द सॉल्यूशन चेंजिंग। ठीक है, चेंज हो जाएगा, उसका जो कंसंट्रेशंस होगा सॉल्यूशंस का वो उसके अंदर चेंज आने लग जाएगा। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम तो हो गई। सेकंड प्रॉब्लम क्या है बच्चों? ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम क्या होगी, जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, उसको हम आयोनिक सॉल्यूशंस के अंदर कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, फिजिक्स में हम पढ़ते थे कि हमारा एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, उसकी सहायता से हम आयोनिक सॉल्यूशंस को, उसकी कंडक्टिविटी को मेज़रमेंट करते थे। ठीक है, तो सेकंड क्या है हमारा, वी कैन नॉट कनेक्ट द आयोनिक सॉल्यूशन into the व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, उसको हम आयोनिक सॉल्यूशंस के अंदर कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये इसके अंदर दो प्रॉब्लम थी। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज को हम डिफाइन कैसे करते थे, ठीक है, उसको मैं आपको एक डायग्राम के अनुसार समझा देता हूँ, एक नॉर्मली आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, उसको हम आयोनिक सॉल्यूशंस के अंदर कैसे फिट करेंगे। ये एक मतलब छोटा सा आप व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते थे फिजिक्स के अंदर। यहाँ हमारा 1 मीटर लग गया। ठीक है, और यहाँ इस कुछ मैंने मेटल्स को प्रोवाइड किया है यहाँ।
ठीक है, ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनता है और यहाँ आप कुछ की वगैरह लगाते हैं और जो भी इसके अंदर अननोन सॉल्यूशन होंगे वो आप उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, और यहाँ भी आप रेजिस्टेंस इसको फील करते थे, जैसे R1 हो गया, R2, R3 एंड R4। ठीक है, ये हमारा एक ब्रिज है, किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब इसके अंदर बच्चों हम आयोनिक सॉल्यूशंस कैसे प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, दिस इज़ ए रॉन्ग। अगर आप बच्चों इसके अंदर डायरेक्टली करंट प्रोवाइड कराओगे, डायरेक्टली इसके अंदर आयोनिक सॉल्यूशंस को भरोगे तो बच्चों उसकी कंसंट्रेशंस में चेंज आना लग जाएगा, कंसंट्रेशंस के सॉल्यूशंस के अंदर इसमें चेंज आने लग जाएगा। ठीक है, तो ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सॉल्यूशंस नहीं बना पाएगा। ठीक है, ना ही ये कनेक्ट हो पाएगा आयोनिक सॉल्यूशंस के द्वारा। तो बच्चों इसको हम सोल्व कैसे करें, आयोनिक सॉल्यूशंस के अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज को हम प्रोवाइड कैसे करें, मतलब इसके अंदर भरे कैसे, उसका भी बच्चों दो सॉल्यूशन है। फर्स्ट है बच्चों हमारा अल्टरनेट करंट, मतलब हमारा डायरेक्ट करंट की जगह हम इसके अंदर सीधा क्या करेंगे, अल्टरनेट करंट को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसका सोल्व कैसे होगा, सॉल्यूशंस कैसे बनेगा बच्चों, AC, मतलब हमारा अल्टरनेट करंट इसके अंदर हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एक सॉल्यूशन तो हमारा बन गया। ओके, एक सॉल्यूशंस तो हमारा आ गया AC से। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड में क्या है बच्चों, जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, उसका आयोनिक सॉल्यूशंस में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता। ठीक है, वी कैन नॉट कनेक्ट द आयोनिक सॉल्यूशन इनटू द व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इसको हम कनेक्ट कैसे करेंगे बच्चों, इसको हम कनेक्ट करेंगे कंडक्टिविटी सेल के द्वारा। ठीक है, कंडक्टिविटी सेल्स हम कैसे प्रोवाइड करेंगे आयोनिक सॉल्यूशंस के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारा हो गया बच्चों अल्टरनेट करंट के द्वारा हम इसको प्रोवाइड करेंगे आयोनिक सॉल्यूशंस के अंदर। एंड बच्चों हमारा जो सेकंड है वो है हमारा कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिविटी सेल के द्वारा। ठीक है, इसके अंदर हम प्रोवाइड कराएंगे, ना कि व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा। ठीक है, इसमें तो बच्चों वी कैन नॉट कनेक्ट और कनेक्टिविटी सेल्स के द्वारा इसको हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, एक बात आपको ध्यान आ गई, फर्स्ट तो हमारा अल्टरनेट करंट इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे, सेकंड हम बच्चों कनेक्टिविटी सेल्स के द्वारा इसको भरा जाएगा। ठीक है, तो एक और हमारा पॉइंट है कि द सेल आर फील्ड, इसको हम भरेंगे कैसे, फील्ड विद द आयोनिक सॉल्यूशन, with the ionic solutions and are connect to the व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, कंडक्टिविटी सेल्स के द्वारा इसको हम बच्चों फील करेंगे with the ionic solutions are connect with the व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, आपने क्या किया, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने बहुत ही इजी ट्रिक के अनुसार बताया है। हम बच्चों फर्स्ट क्या है कि हमारा डायरेक्टली करंट की वजह हम अल्टरनेट करंट को फील्ड करेंगे। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली करंट को अप्लाई करेंगे तो उसके कंसंट्रेशंस में चेंज आएगा। ठीक है, दूसरा क्या है बच्चों, इसको हम कनेक्टिविटी सेल्स के द्वारा फील्ड करेंगे आयोनिक सॉल्यूशंस विद द व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा। दैट इज़ क्लियर। ओके, इतना आपको समझ में आया। आप बच्चों इसको उतारो ताकि आपको आगे मैं करा सकूं। अब बात आती है बच्चों, ये कंडक्टिविटी सेल्स क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कनेक्टिविटी सेल्स क्या होता है। बच्चों हमारा आता है कंडक्टिविटी सेल्स क्या होता है, मैंने आपको ऊपर बताया तो था। जो हमारा कंडक्टिविटी सेल होता है ना, वो क्या फील करता है,
क्या आयोनिक सॉल्यूशंस को फील करने में मदद करता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं कनेक्टिविटी सेल। ठीक है बच्चों, मार्केट में दो प्रकार के कनेक्टिविटी सेल्स आपको दिखाई पड़ेंगे। जो हमारा फर्स्ट है ना, वो जो मैं आपको बताऊंगा डायग्राम के अनुसार आपको समझ में आएगा कि हम जो कनेक्टिविटी सेल्स को व्हीटस्टोन ब्रिज में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे। हमारे पास बच्चों एक ग्लास क्यूबिक ट्यूब ली है मैंने, ठीक है, और ऊपर से मैंने उसको बंद कर दिया है। एक ग्लास क्यूब ट्यूब ली है, ऊपर से मैंने उसको बंद कर दिया है और उसके अंदर बच्चों कुछ सॉल्यूशंस डाल दिए हैं। चाहे आप आयोनिक सॉल्यूशन डाल दो या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस इसके अंदर प्रोवाइड कर दो। ठीक है, एंड सेकंड जो हमारा पॉइंट होगा बच्चों, इसके दोनों तरफ बच्चों हमारा इलेक्ट्रोड लगेगा। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर बच्चों इलेक्ट्रोड फील्ड किया जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड फील्ड हो गया और ये बच्चों ये वाला इलेक्ट्रोड फील्ड हो गया। ठीक है, अब बात क्या होगी, अब उसके अंदर बच्चों हमारा एक प्लेटिनम इसके अंदर से फील्ड होगा। ऐसे इस तरह से इसके अंदर प्लेटिनम की वायर यहाँ आएगी सॉल्यूशंस के अंदर और यहाँ से बच्चों यहाँ से इसके अंदर से निकल जाएगी। बच्चों हमारी प्लेटिनम जो होगा वो इसके अंदर से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ग्लास के अंदर बच्चों दो प्रकार का इलेक्ट्रोड फील्ड होगा। ठीक है, एक इस तरह का और एक इस तरह का। ठीक है, अब जो हमारा प्लेटिनम है ना, उस जो हमारा इलेक्ट्रोड प्लेटिनम है ना, उसके ऊपर बच्चों एक ब्लैक कलर की कोटिंग को ऐड किया गया है। ठीक है, वो कोटिंग कैसी होती है, बिल्कुल आटे जैसी कोटिंग होती है ब्लैक कलर की। ठीक है, तो हम पॉइंट क्या लिखेंगे कि प्लेटिनम ब्लैक इज कोटेड एट द इलेक्ट्रोड। उसके ऊपर बच्चों चिपकी पाएगी एक ब्लैक कलर की आपको कोटिंग नज़र आएगी। ठीक है, इतना पॉइंट आ गया। और इसके अंदर जो हमारा आयोनिक सॉल्यूशन है ना, वो क्या करेगा, एक इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा आयोनिक सॉल्यूशन और एक इस तरह से इसके पास कनेक्ट हो जाएगा आयोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो ये हमारा प्लेटिनम की जो वायर है ना, जो हमने ऐसे कनेक्ट बाहर निकाली थी, जो एक हमारी जो वायर है दोनों तरफ, ये क्या करेंगी बच्चों, हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ना उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी ऐसे। ठीक है, यहाँ अपन एक करंट सा बना देंगे और उसके अंदर बच्चों हम क्या कर देंगे, यहाँ हमारा क्या होगा, कनेक्टिविटी सेल्स को ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ तक आपको कोई दिक्कत बच्चों, हमने क्या किया है कि जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, उसको हम कनेक्टिविटी सेल्स कैसे अप्लाई करेंगे, उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे कनेक्टिविटी सेल्स को व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर। दैट इज़ क्लियर। ये इतना छोटा सा हमारा डायग्राम है, बिल्कुल इजी है बच्चों, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। आप मेरी वीडियो को 3-4 बार देखना सुनना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, नहीं समझ में आया एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं अगर आप बोलो तो। कुछ नहीं है, मैंने एक क्या ली है, ग्लास ट्यूब वायर ली है और ऊपर से मैंने उसको बंद कर दिया। ठीक है, दोनों तरफ हमारे इलेक्ट्रोड इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है और उसके अंदर से जो हमारा प्लेटिनम वायर एक यहाँ से आती है और यहाँ से हमारी निकल जाती है। ठीक है, उसके अंदर बच्चों हमने क्या लिया है, आयोनिक सॉल्यूशन लिया है। जो हमारा इलेक्ट्रोड प्लेटिनम है ना, उसके अंदर उसके ऊपर बच्चों एक ब्लैक कलर की कोटिंग को ऐड किया गया है। ऐड मतलब उसके अंदर चिपकी पाएगी हमारी ब्लैक कलर की कोटिंग। ठीक है, जो हमारी ये प्लेटिनम की जो वायर है ना, वो किसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ इसके अंदर कनेक्ट हो जाएगी। ओके बच्चों, फर्स्ट तो हमें पता चल गया कि मार्केट में एक ऐसा कनेक्टिविटी सेल आता है। सेकंड जो है बच्चों सेम है, बस उसमें साइज़ का फ़र्क हो जाएगा। ठीक है, कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा, सेम है, बिल्कुल सेम चीज़ इसके अंदर प्रोवाइड की गई है, बट यहाँ एक अंतर है ओनली साइज़ का। ठीक है, ये एक ग्लास की ट्यूब की तरह लिया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर प्लेटिनम वायर भी है और इलेक्ट्रोड है और आयोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, फ़र्क कितना है, बस साइज़ का फ़र्क है। ठीक है, हमें दो प्रकार की कनेक्टिविटी सेल्स को पता कर लिया है कि दो प्रकार की कनेक्टिविटी सेल्स कैसे होती हैं। ठीक है, आपने बच्चों रेजिस्टेंस पढ़ा होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है बच्चों, क्या होता था, R = ρL/A। ये हमारा क्या था बच्चों, रेजिस्टेंस था। ठीक है, अब आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो एग्जाम्पल की थोड़ी आपको पता चल जाएगा। ठीक है,
फिजिक्स में तो बच्चों हम लेंथ ऑफ वायर को नाप के अनुसार उसका लेंथ निकालते थे। यहाँ हम क्या निकालेंगे, यहाँ हम निकालेंगे बच्चों इसका दोनों तरफ का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस को मैंने यहाँ एल ले लिया। ठीक है, और ए हमारा क्या होगा, ये वाला ए, ये ए होगा हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ये हमारा क्रॉस सेक्शंस एरिया हो जाएगा बच्चों हमारा ए। ठीक है, ए है, एल है। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, हमारा रजिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, अब एक बात और, ये तो रजिस्टेंस है। कंडक्टेंस क्या था बच्चों, कंडक्टेंस को हम G इज इक्वल टू ए, रजिस्टेंस का बिल्कुल अपोजिट होता था, ए अपॉन में रो अपॉन एल, ये हमारा क्या था, कंडक्टेंस था। ठीक है, अब बच्चों रो क्या चीज़ थी, रो। ठीक है, ये हमारा कंडक्टिविटी हो गई, कंडक्टेंस। ओके, और रो था बच्चों हमारा 1 अपॉन में के, मतलब कापा। ठीक है, कंडक्टेंस को हम कैसे लिखते थे, कंडक्टेंस को हम लिखते थे बच्चों G इज इक्वल टू कापा ए अपॉन में एल। ठीक है, ऐसे हम कंडक्टेंस को लिखते थे। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, इस फॉर्मूले के अनुसार इसका हमें डिस्टेंस निकालना है। ए हमारा है, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया, इसका बिल्कुल अपोजिट क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। ठीक है, तो हमें क्या है, रो पता है, तो इस वाले फॉर्मूले में ऐड कर देंगे, तो R इज इक्वल टू रजिस्टेंस इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, रो एल अपॉन में ए। ठीक है, ये फॉर्मूले हमें पढ़े थे। ठीक है, एक फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था रजिस्टेंस का। ठीक है, एक पढ़ा था हमने उसका कंडक्टेंस का, एक कंडक्टिविटी पढ़ी थी हमें ये वाली। ठीक है, एक हमें ये पढ़ा था कि रो को हम कापा से डिनोट कर देते हैं कनेक्टिविटी सेल्स के अंदर, और जो हमारा निकल के आएगा लास्ट में, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। दैट इज़ क्लियर। ओके, ये था बच्चों हमारा कंडक्टिविटी सेल्स। इतना आपको समझ में आया। तो नेक्स्ट है हमारा सेल कॉन्स्टेंस। ठीक है, सेल कॉन्स्टेंस को बच्चों हम G स्टार से डिनोट करते हैं। ठीक है, और G स्टार इज इक्वल टू होता है हमारा L बाई ए, मतलब हमारा लेंथ। ठीक है, और अपोन में हमारा क्रॉस सेक्शंस एरिया, ये हमारा सेल कॉन्स्टेंस का फॉर्मूला होता था। ठीक है, अब एक चीज़ और बताओ, एक फॉर्मूला और बन सकता है हमारा, जो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला था क्या था, रो एल बाई ए, ये था ना। तो इसको हम इसके अंदर कनेक्ट कर दें तो हमारा एक फॉर्मूला और बन जाएगा। कैसे बनेगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे बनेगा। R इज इक्वल टू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई सेल कॉन्स्टेंस, बन गया ना, L बाई ए और L बाई ए। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, एक और नया फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। वैसे ही हमारा क्या था, कंडक्टेंस था। ठीक है, कंडक्टेंस को भी हम एक नया फॉर्मूला दे सकते हैं। ठीक है, कंडक्टेंस क्या था, G इज इक्वल टू कापा, ऐसे था ना, G इज इक्वल टू कापा ए बाई एल। ठीक है, या L बाई ए, कुछ भी था। ठीक है, ये हमारा क्या था बच्चों, ये है हमारा कंडक्टेंस का फॉर्मूला था। इसको हम कैसे चेंज करेंगे, G इज इक्वल टू कापा अपोन में सेल कॉन्स्टेंस। ठीक है, ये हमारा नया फॉर्मूला बन गया एक और। ठीक है, ओके, ये था बच्चों हमारा सेल G स्टार को हम डिनोट करते हैं सेल कॉन्स्टेंस को। ठीक है, उसका जो फॉर्मूला है G स्टार इज इक्वल टू L बाई ए, मतलब लेंथ अपोन में क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, रेजिस्टेंस था, उसके फॉर्मूले के अनुसार हमारा सेल कॉन्स्टेंस के द्वारा एक न्यू फॉर्मूला बन गया। ठीक है, कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला था उसके हिसाब से बच्चों हमारा एक नया फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चों नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकती। मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ न आए ये नामुमकिन है बच्चों, क्योंकि मैं आपको 1 बाय 1 तरीके से समझा रहा हूँ, इजी ट्रिक के अनुसार। तभी तो इसका नाम है बच्चों केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी।
ठीक है। ओके नाउ बच्चों, हमें सेल कॉन्स्टेंट्स के द्वारा काफ़ी फॉर्मूले बन गए हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, हमारा जो रेजिस्टेंस का बिल्कुल अपोजिट क्या होता है, कंडक्टेंस होता है ना। देखो L/A/L। ठीक है, अब क्या मैं बच्चों रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला एक और नया बना सकता हूँ। देखो R = 1/kappa, ठीक है, मल्टीप्लाई L/A। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस फार्मूले को, रेजिस्टेंस को ऐसे लिख सकता हूँ? अगर आप हाँ बोलोगे तभी मैं आगे चलूँगा। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हो। कैसे? देखो रेजिस्टेंस = ρL/A, इसका जस्ट अपोजिट क्या है बच्चों, कापा A/L। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना? तो R = 1/kappa मल्टीप्लाई L/A। ठीक है, एक हमारा न्यू फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसी के द्वारा बच्चों हम इसके द्वारा रेजिस्टेंस को एक और नया फॉर्मूला के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, कैसे? 1/kappa मल्टीप्लाई L/A। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेल कॉन्स्टेंस G*/kappa। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला और बन गया। ठीक है, दैट इज़ क्लियर। देखो कितने फॉर्मूले बन गए, सेल कॉन्स्टेंस का बन गया, रेजिस्टेंस का मैंने पहले बता चुका था। ठीक है, कंडक्टिविटी का भी पहले बता दिया था। ठीक है, रेजिस्टिविटी का भी बता दिया था। ठीक है, सेल कॉन्स्टेंस के द्वारा कंडक्टेंस का भी निकाल दिया मैंने, रेजिस्टेंस का भी निकाल दिया। ठीक है, रेजिस्टेंस को बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेल कॉन्स्टेंस के द्वारा हम उसको रेजिस्टेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं। दैट इज़ क्लियर। ओके, अब आप कहोगे क्या सर ये फॉर्मूला लिखना ज़रूरी था? इस फॉर्मूले से कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बनता है? प्लीज़ अगर बनता है तो प्लीज़ एक्सप्लेन करो सर। बिल्कुल, मैं आपको ये फॉर्मूला मैंने लिखा है उसको मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। बच्चों हमारे पास एक ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने लिया है। ठीक है, उसके साथ बच्चों मैंने क्या कनेक्ट कर दिया है, कनेक्टिविटी सेल कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ हमारा की अगर हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ हमारा काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जो बच्चों हमारा जो गिवन है वो क्या है, R1, R4 और R3। ये क्या है बच्चों, नॉन है। ठीक है, जो हमारा R2 है वो हमें पता करना है कि हमारी जो कनेक्टिविटी सेल्स है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब R2 हमारा क्या होगा। ठीक है, R1 पता है, R4 पता है और R3, ये हमारे मेटल्स हैं। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, जो हमारा R1, R4, R3 और R2 है ना, ये तीन चीज़ तो हमें गिवन है। हमें क्या निकालना है, कनेक्टिविटी सेल से निकालना है। ठीक है, चाहे हम बच्चों रेजिस्टेंस से निकाल दें, चाहे हम बच्चों कंडक्टेंस से निकाल जाएं, चाहे बच्चों हम सेल कॉन्स्टेंस के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी बच्चों, हमारा जो L है, मतलब हमारा जो क्या था, मतलब इलेक्ट्रोड प्लेटिनम की जो वायर थी ना बच्चों, ऐसे। ठीक है, उसके बीच में जो हमारा डिस्टेंस था L, ठीक है, वो हमें कैसे पता करेगा, वो हमें कैसे मालूम होगा कि ठीक है, हमें क्रॉस सेक्शंस तो पता है, बहुत मुश्किल है, मतलब जितने ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड होंगे हमें वो उसका क्रॉस सेक्शंस एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों हमारा L and A for an ionic solution in connectivity cell cannot be obtained accurately। हमें वो पता नहीं चलेगा। ठीक है, एक्यूरेटी नहीं पता चलेगा किसी भी आयोनिक सॉल्यूशंस की कनेक्टिविटी। ठीक है, पता करने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, R1 मल्टीप्लाई R4, R1 मल्टीप्लाई R4, R3 मल्टीप्लाई R2। ठीक है, R2 हम तीन मेटल तो हमें नॉन है एंड R2 हमें अननोन है। ठीक है, तो R2 = R1 मल्टीप्लाई R4 अपॉन में R3। ठीक है, R नॉन हो या कापा नॉन हो तो हम सेल कॉन्स्टेंस के द्वारा हम फॉर्मूले से पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल कॉन्स्टेंस = कापा मल्टीप्लाई R, एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया। ठीक है,
अगर हमें कापा निकालना है, ठीक है, और सेल कॉन्स्टेंस हमें गिवन है, तो कैसे निकालेंगे? कापा इज इक्वल टू सेल कॉन्स्टेंस अपॉन में रेजिस्टेंस। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, ठीक है, तो इतना ज़्यादा इस पे गौर मत करना, आप बस फॉर्मूले के अनुसार आप चलते जाओ। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए 100%। ठीक है, अगर आपको रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला नहीं पता होगा, रेजिस्टिविटी निकालने का नहीं पता होगा, उसको मेज़र कैसे करते हैं, कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कनेक्टिविटी को हम कैसे मेज़र करते हैं, ठीक है, सेल कॉन्स्टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, और जो हमारा कनेक्टिविटी सेल है उसको हम स्टोन ब्रिज में कैसे कनेक्ट करेंगे, ये सब आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, ये तो बच्चों केवल ओनली समझाने के लिए है कि हमारा जो 3 मेटल गिवन है, मतलब नॉन है, और एक मेटल जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हम कैसे पता कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के अनुसार हमें पता लग जाएगा। ठीक है बच्चों, हमारा एक पॉइंट और है, मेरे पास बच्चों कोई भी आयोनिक सॉल्यूशन है, अगर मैं 1 मोलर कंडक्टिविटी आयोनिक सॉल्यूशन लेके चलूँ तो बच्चों हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा मोलर कंडक्टिविटी का। ठीक है, जो हमारा आयोनिक सॉल्यूशंस के अंदर मैंने 1 मोलर लिया है तो उसका जो मोलर कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होगा और उसका फॉर्मूला कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सो द कनेक्टिविटी ऑफ 1 मोलर आयोनिक सॉल्यूशन इज नाउन हैज द मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, मेरे पास आयोनिक सॉल्यूशंस की जो कंडक्टिविटी का सॉल्यूशन है वो कितना है, 1 मोलर है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। बच्चों मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम मोलर कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं आपको पता है, डेल्टा एम से। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, काप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में मोलरिटी मतलब m। ठीक है, ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी इज ए फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारे पास जो आयोनिक सॉल्यूशन 1 मोलर था, 1 मोलर हमने लेके चला था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अब हमें तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पता चल गया। ठीक है, ओके, कापा है, कापा निकालने के लिए मैंने बहुत सारे फॉर्मूले बताए हैं आपको। ठीक है, अब इसकी मोलर कंडक्टिविटी की मतलब यूनिट क्या होगी बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को आप बताओ यहाँ कापा की यूनिट क्या होती है। दिस इज़ ए कापा यूनिट। कापा की यूनिट होती है बच्चों साइमर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमारा मोलरिटी की यूनिट मतलब मोल्स। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, मोल्स पर सेकंड 1 ले लिया। ये क्या हो गया बच्चों हमारा डेल्टा एम इज इक्वल टू, ये किसकी यूनिट आ गई, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट आ गई। बच्चों आप यूनिट पर फोकस करना, या आप बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, साइमर सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में मोल्स। इसको बच्चों आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। दैट इज़ क्लियर। आज का हमारा टॉपिक बच्चों फिनिश। ठीक है, कल मैं आपको एक नया टॉपिक के अनुसार एक नया टॉपिक समझाऊंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक चल पड़े हैं अब। ठीक है, बोरिंग भी हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। निकालते समय बच्चों आपको बिल्कुल इजी लगेगा, बस थोड़ा समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा आपको। ओके बच्चों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, नहीं तो मैं अभी स्टार्ट कर देता नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों मेरी जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी एक नया टॉपिक के अनुसार आएगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। ओके बच्चों, थैंक यू।